तो हमने आप लोगों को मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से कुछ प्रश्नों को मैंने क्लियर किया था। आप लोग एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसको ध्यान से पढ़ेंगे और लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ जाइए, वहाँ आंसर देना है। तो रेटिना पर बनने वाले प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? तो प्रकृति यानी कि प्रकाश प्रतिबिंब जो हमारे आँखों पर बनता है, कहाँ पर? रेटिना पर, यानी जिसको हिंदी में हम लोग दृष्टिपटल बोलते हैं। तो रेटिना और दृष्टिपटल एक ही बात हुआ। तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। तो चलिए यहाँ तक तो ठीक है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अब कहोगे सर प्रकीर्णन क्या होता है? तो आकाश में क्या होता है? बहुत सारा धूल, वायुमंडल में क्या होता है? बहुत सारा धूल कण उड़ते रहता है ना, उड़ता है, ऐसा कुछ होता है क्या? तो प्रकाश क्या होता है? जब धूल कण पर पड़ता है तो चारों ओर बिखर जाता है प्रकाश, है ना। तो इस तरह से वो प्रकीर्णन कहलाता है, देखेंगे आगे। तो आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब आते हैं सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी हमको सूर्य दिखाई पड़ता है। तो तुम्हारे मन में प्रश्न आएगा कि सूर्योदय होने से पहले सूर्य कैसे दिखाई पड़ता है और सूर्यास्त होने के बाद सूर्य कब दिखाई पड़ता है? तो देखो 2 मिनट पहले ही सूर्य जो हम सुबह सुबह देखते हैं तो वह 2 मिनट पहले दिख जाता है। शाम में डूबता जो है सूर्य, लेकिन वह डूब जाता है, लेकिन फिर भी हमको दिखता है। कारण क्या है? वह है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूर्योदय के होने से 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखाई देता है और सूर्य के डूबने के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। यह किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। एकदम ध्यान में रखना है। वही प्रश्न यहाँ भी रिपीट किया है कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है। तो सीधी सी बात है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमको जो है सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कारण दिया हुआ है कि सूर्य से चलने वाली किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँच जाती है। इन किरणों को जब सीधा देखते हैं सूर्य आभासी प्रतिबिंब क्षैतिज के ऊपर दिखाई पड़ता है। समझ में आया? नहीं आया? सीधा समझा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के बाद दिखाई पड़ता है। कहता है आंखों की 2 उपयोगिता बताइए। तो आंखों की 2 उपयोगिता, क्या क्या उपयोग है आंख का? बताओ। एक तो बता दो कि नॉर्मल कुछ नहीं आता है तो सीधा आंख का उपयोग हम किसी चीज़ को देखने में करते हैं। दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी का अंदाज़ा लगा लेते हैं आंख की मदद से। कोई वस्तु नज़दीक है कि दूर है, आंख की मदद से हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। तीसरी बात कि 2 आँख है हमारे पास। चूँकि 2 आँखें हैं तो उसका क्या कोई कारण तो होगा 2 आँख होने का। तो 2 आँखें हैं तो दोनों आँख जो है एक दूसरे को जो है सेकेंड का 1 भाग आराम देता है ना। 1 सेकेंड के लिए एक दूसरे आँख को आराम देता है ना। एक आँख कभी पलक झपकते रहते हैं तो किसी एक आँख को दूसरे आँख की अपेक्षा 1 सेकेंड के लिए आराम मिलता है। यानी कि एक दूसरे को इस तरह से दोनों आँख क्या करता है? आराम देते रहता है। तो सिंपल सा बात हो गया कि 2 आँखों की क्या उपयोगिता है। तो नंबर 1 बता देना कि देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए। दूसरा क्या हो गया? दोनों आँख एक दूसरे को 1 सेकेंड के लिए आराम देते हैं, 1 सेकेंड के 1 भाग के लिए आराम देते हैं। तीसरा चीज़ क्या हो गया कि कोई वस्तु हमसे कितना दूर है और कितना पास है, यह भी आंख से पता चलता है। ठीक है, अब आता है कि दृष्टि निर्बंध क्या होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के 1/10 सेकंड बाद तक स्थिर रहता है। कहने का मतलब क्या है? जैसे मेरे आगे में एक कंघी रखा हुआ है, कंघी जो को हम देख रहे हैं आँख से, लेकिन जैसे ही कंघी को हटाते हैं तो हमको कितने देर तक दिखते रहता है। वह वस्तु हमारे आँख के सामने, यानी प्रतिबिंब बना हुआ रहता है हमारे आँख पे 1 सेकेंड का 10वां भाग तक। कितने देर तक? 1 सेकेंड का 10वां भाग तक वह हमारे दृष्टिपटल पर वह चित्र बना हुआ रहता है ना। तो समझ में आ गया दृष्टि निर्बंध क्या होता है। दृष्टि निर्बंध यही होता है, ऐसी घटना को कहते हैं दृष्टि निर्बंध। ऐसी घटना को कहते हैं जिस घटना के कारण जो है किसी वस्तु को यदि हम देखते हैं और उसको अचानक हम हटा लें तो वह वस्तु का जो चित्र हमारे आंखों पर बनता है, कहाँ पर? रेटिना पर, दृष्टिपटल पर, वह कितने देर तक रहता है? 1/10वां भाग तक। इसी को हम लोग दृष्टि निर्बंध कहते हैं। समझ में आ गया दृष्टि निर्बंध क्या होता है?
वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर या फिर दृष्टि पटल पर 1/10वें सेकंड तक स्थिर रहता है। इसी घटना को हम लोग दृष्टि निर्बंध कहते हैं। अब है सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम किस क्रम में दिखाई देते हैं। सूर्य के प्रकाश जो है श्वेत रंग का होता है। सूरज का प्रकाश कैसा होता है, लाल रंग का नहीं होता है, बल्कि श्वेत यानी उजला रंग का होता है। वह उजला रंग 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये सीरियली याद रखना। बेंजामिन, बेंजा याद कैसे रखोगे, बैगनी से बेंजानी, बेंजानिह पीनाला, कैसे याद रखेंगे, बेंजानिह पीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये क्रम में लिखने के लिए बोलता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर है। इंद्रधनुष कैसे बनता है, देखो इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो वायुमंडल में जल की बूंदें होती है और प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, वायुमंडल में जो है उपस्थित जल की बूंदों पर सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण जो है क्या बन जाता है, इंद्रधनुष बन जाता है। और वह जो वायुमंडलीय जल का कण होता है वह प्रिज्म की तरह काम करता है और जिसके कारण हमें 7 रंगों वाला इंद्रधनुष दिखता है। समझ में आया कुछ, कि देखो भैया वायुमंडल में क्या होता है, जल का बहुत सारा कण होता है। अब कहोगे कैसे जल का कण होता है, हम कैसे समझे। तो देखो अभी अभी ठंडा का समय है, ओस गिर रहा होगा तो तुम लोगों को पता चलता होगा कि पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, है ना। उसी तरह जब बारिश होती है तो बारिश की में पानी का बूंद ही गिरता है ना, और जब सूर्य निकलता है तो सूर्य का प्रकाश उस पानी के बूंद से जब गुजरता है तो पानी का बूंद जो है ना प्रिज्म की तरह काम करता है। और उसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश तो श्वेत होता है, उजला होता है, लेकिन पानी के बूंद से बाहर निकलने के बाद वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। समझ में आ गया इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो वायुमंडल में उपस्थित जल की छोटी छोटी बूंदों से जब सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उससे क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म देखा होगा त्रिभुजाकार आकृति का होता है। कैसा होता है, त्रिभुजाकार आकृति का क्या होता है, प्रिज्म होता है। ठीक, बुक में भी देखे होगे, पिक्चर में होगा। तो उसमें जो दो फलक होता है, फलक किसको बोलते हैं, जैसे माचिस का डब्बा देखे होगे तुम लोग, माचिस के डिब्बा में क्या होता है, फलक होता है, साइड किनार सा, एक साइड का, दूसरा साइड का, तीसरा साइड का, चौथा साइड का, उसको हम लोग फलक बोलते हैं। उसको भी छोड़ दो, कैसे समझोगे फलक क्या होता है। कार्टून देखे होगे, कार्टून घर में होता है, कार्टून का जो चारों बगल से होता है ना, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा, नीचे वाला, ऊपर वाला भाग, इसको फलक बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म में त्रिभुजाकार होता है, तो 2 जहाँ पर कोना झुका हुआ रहता है तो दोनों साइड के फलक के बीच जो कोण रहता है उसी को हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का विक्षेपण क्या कहलाता है, ठीक है ना। प्रकाश का विक्षेपण मतलब बांटना। ठीक है, तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म के माध्यम से 7 रंगों में बट जाती है तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हो कि प्रकाश जो है ना अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, तो उसको हम लोग प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। परितारिका का कार्य लिखो। परितारिका क्या होता है, इससे पहले हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे। परितारिका जो होता है ना, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आँख में देखा होगा काला रंग का एक छोटा सा पुतली होता है, जिसके द्वारा जो है, जिसके माध्यम से प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करती है। तो परितारिका क्या करता है, इस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। परितारिका का क्या काम है, पुतली के आकार को नियंत्रित करना। एकदम याद रखो, पुतली से नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को प्रकाश पुतली कैसे नियंत्रित करता है। तो मंद प्रकाश में पुतली बड़ी हो जाती है, तेज प्रकाश में पुतली छोटी हो जाती है। अब देखो 2 प्रश्न मिलता जुलता है। परितारिका क्या होता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। एकदम पुतली कभी छोटी कभी बड़ी हो जाती है। कब छोटी हो जाती है, जब अधिक प्रकाश आगे आ जाता है, रोशनी अचानक आंख के सामने में, तो हम लोगों का पुतली कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, आंख में कम प्रकाश जाता है। ठीक, यदि बहुत धीरे प्रकाश है, थोड़ा सा प्रकाश है, लाइट है, तो उसमें पुतली बड़ी हो जाती है। समझ में आ गया। तो पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश को पुतली कैसे नियंत्रित करती है, तो जब प्रकाश कम होता है, लाइट कम होता है, रोशनी कम होती है तो पुतली बड़ी हो जाती है। रोशनी बहुत ज़्यादा होता है तो पुतली छोटी हो जाती है। दूरबिंदु क्या कहलाता है, एक समान आँख का अधिकतम दूरी जो है दूरबिंदु कहलाता है। जहाँ स्थिति से वस्तु को देखा जा सकता है वह बिंदु क्या होगा,
अनंत पर स्थित होगा। दूर बिंदु किसको बोलेंगे? एकदम अनंत, आँख से वह दूर दूर से दूर बिंदु, वह अधिकतम दूरी जहाँ तक हम देख सकते हैं उसको क्या कहेंगे? दूर बिंदु। उसको क्या बोलते हैं? अनंत बिंदु। ठीक है, दूर बिंदु क्या होता है? अनंत बिंदु, जहाँ तक हमारी आँखें किसी वस्तु को देख पाती है। निकटतम बिंदु क्या हो जाएगा? वह निकटतम बिंदु, वह छोटी से छोटी दूरी जहाँ तक हम देख पाते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं 25 सेंटीमीटर, तो 25 आँख से 25 सेंटीमीटर दूर तक की वस्तु को हम आसानी से पढ़ पाते हैं। तो वह मेरा न्यूनतम दूरी हो गया। बिना किसी प्रयास के, बिना मेहनत के, बिना आँख पर प्रेशर डाले, बिना आँख पर जोर डाले यदि किसी वस्तु को देख पाते हैं तो वो क्या कहलाता है? न्यूनतम दूरी। और दूरस्थ वस्तु को देख पाते हैं, दूर बिंदु हो गया। अब आया पक्षमाभी पेशियाँ क्या होती है? तो पक्षमाभी पेशियाँ हम लोग पढ़े थे कि ये जो पक्षमाभी पेशियाँ होता है ये अभिनेत्र लेंस, आँख में जो लगा रहता है क्रिस्टल लेंस या फिर अभिनेत्र लेंस, उसके फोकस दूरी में परिवर्तित करता है। यानी बताए थे कि ना कि कभी लेंस मोटा हो जाता है, कभी लेंस पतला हो जाता है। जब लेंस पतला होगा तो उसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा, लेंस मोटा होगा तो फोकस दूरी घट जाएगा। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? तो पक्षमाभी पेशियाँ। ठीक है, तो पूछ रहा है पक्षमाभी पेशियाँ का क्या कार्य होता है? तो बता देना कि पक्षमाभी पेशियाँ जो होता है अभिनेत्र लेंस का वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी को परिवर्तित करता है। यह क्या करता है? अभिनेत्र लेंस यानी आँखों का जो लेंस होता है उसके वक्रता, त्रिज्या को परिवर्तित करता है, उसके फोकस दूरी को परिवर्तित करता है। ठीक, और इसी पक्षमाभी पेशियाँ की मदद से कभी आँख का जो लेंस है जिसको अभिनेत्र लेंस बोलते हैं वह कभी मोटी हो जाती है, कभी पतली हो जाती है। और यह जब काम नहीं करता, अच्छा यह क्या करता है? आँखों को मोटा और पतला होने में भी मदद करता है। आँखों को नहीं बल्कि आँखों में लगा हुआ लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। द्विफोकसी लेंस का उपयोग के लिए किस दोष के लिए उपयोग किया? द्विफोकसी लेंस, देखो दो फोकस वाला लेंस किसके लिए? ऐसा आदमी जिसको कि ना तो नज़दीक का चीज़ दिखता है बढ़िया से, ना दूर का दिखता है, उसके लिए उसमें उत्तल लेंस भी चाहिए, अवतल लेंस भी चाहिए। इसीलिए इसको द्विफोकसी लेंस बोलते हैं। यह कैसे बीमारी में? तो जरा दूरदृष्टता वाले रोगों को होता है। ठीक है, जरा दूरदृष्टता का मतलब जिसको ना तो नज़दीक का अच्छे से दिखता है, जिसको ना तो दूर का अच्छे से दिखता है, उसमें अवतल लेंस भी होगा, उत्तल लेंस भी होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं द्विफोकसी लेंस। अब आइए जरा दूरदृष्टता क्या है? तो अभी बता दिए कि जब आदमी का उम्र बढ़ जाता है ना तो आँख जो है ना तो पतला होता है, आँख का लेंस ना ही मोटा होता है। आँख का लेंस बल्कि आँख नहीं, आँख के अंदर जो लेंस लगा हुआ जिसको हम लोग अभिनेत्र लेंस बोलते हैं वह क्या होता है? उम्र बढ़ने के साथ जब तुम लोग 50-60 हो जाओगे उस समय में उसकी यह क्षमता घट जाती है। इसके कारण लोग का जो है ना तो नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखता है, ना तो दूर का वस्तु दिखता है, देखने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो पक्षमाभी पेशियाँ है वो कमज़ोर हो जाती है, क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है और इसलिए इसमें हम लोग उपयोग करते हैं द्विफोकसी लेंस। तो प्रश्न क्या पूछा? जरा दूरदृष्टता क्या है भैया? जरा दूरदृष्टता जो है इसमें ना तो नज़दीक की वस्तु अच्छे से दिखती है ना ही दूर की। इसके दोष के क्या कारण है? तो भैया पक्षमाभी पेशियाँ जो कि लेंस को पतला और मोटा करता है, जो कि लेंस के फोकस दूरी को बदलते रहता है, जो कि लेंस के वक्रता त्रिज्या को बदलते रहता है, वह काम नहीं करता है, वह दुर्बल हो जाता है। और इसको दूर कैसे करेंगे? तो इसमें लगाएंगे द्विफोकसी लेंस, जिसमें कि उत्तल लेंस भी होगा और अवतल लेंस भी होगा। अब आता है प्रश्न क्या है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण यही है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाना, मतलब लेंस का पतला हो जाना। जब लेंस पतला हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, यानी दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। लेंस गोलक का लंबास हो जाना, लेंस एकदम पूरा पतला हो जाता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाती है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और इसी के कारण होता है मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। अब आया दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है हाइपर मायोपिया के उत्पन्न होने का निम्न कारण कि इसमें क्या होता है? फोकस दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ठीक है, फोकस दूरी इसमें क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। क्या होता है? नेत्र गोलक छोटा हो जाता है दूर दृष्टि दोष में, यानी लेंस मोटा हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है? दीर्घ दृष्टि में बताए थे, दूर दृष्टि में दूर का वस्तु दिखता है लेकिन नज़दीक का नहीं दिखता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है
कि निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। स्पष्ट यहाँ हुआ या नहीं हुआ? दूर दृष्टि दोष में क्या बताओगे कि निकट की वस्तु दिखती है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। ये हो गया निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखेगा, नज़दीक का नहीं दिखेगा। ठीक है, जब दूर का दिखेगा इसका मतलब आँख में जो लेंस होगा वो कैसा हो गया होगा? पूरा पतला होगा, यानी उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो ये कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसे दूर कैसे करेंगे? तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने का उपाय है उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। किस चीज़ का? उत्तल लेंस का। इसमें दूर की वस्तु को देख पाते हैं लेकिन नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ठीक है ना, यही चीज़ हो जाता है। निकट दृष्टि दोष हम लोग समझ गए। अवतल लेंस इस बीमारी को दूर करते हैं। इसमें क्या होता है? निकट में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। 3 तरह के दृष्टि दोष होते हैं, कल भी बताए थे। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, प्रेस बायोपिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मोतियाबिंद समझ में आ गया था। हमारा जो आँख का लेंस होता है अभिनेत्र लेंस, जिसको हम लोग क्रिस्टलीय लेंस भी बोलते हैं, उस पर एक धुंधली परत जम जाती है जिसको दूधिया रंग का, उजला रंग का या धुंधला, उसी को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। इसको ऑपरेशन के द्वारा अलग करते हैं। किसी वस्तु को देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो हमने बताया था कि नेत्र का कभी पतला होना, कभी मोटा होना, कभी इसकी फोकस दूरी बढ़ जाना, कभी घट जाना। ये जो घटनाएं होती है किसके मदद से? पक्षमाभी पेशियां की मदद से। और यह घटना होने की जो क्षमता कहलाती है ये ऑटोमेटिक होता है, तो इसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र क्या है? एक ज्ञानेंद्रिय है। यह कैमरे की तरह काम करता है, रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। ये सारा कहानी बता देना। इसमें सबसे आगे जो होता है पुतली होता है, कॉर्निया होता है, फिर उसके बाद जो है परितारिका होती है जो पुतली के साइज को छोटा बड़ा करता है। ये सब चीज़ें हैं, हमने कल पढ़ाया था, तो आप लोग पिछला लेक्चर देख लेना, बाकी रिवाइज करना। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के जल्दी ही हाजिर होंगे। धन्यवाद।